Hello everyone. Now we will start our new chapter, money and credit. So let us start. Our first topic is money as a medium of exchange. The use of money spans a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later. इसने क्या बोला कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम मनी का यूज़ करते हैं या फिर हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो या फिर हमें कोई भी चीज़ बेचनी हो। अगर हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है और अगर हम ख़रीदते हैं तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसी टाइम पे पैसे नहीं देते हैं लेकिन हम उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि हम बाद में पैसे देंगे। और ऐसा ही जब हम बेचते हैं कोई भी सामान तब भी हमारे साथ होता है कि जो हमारा कस्टमर होता है वो कई बार ऐसे प्रॉमिस करता है हमसे कि हम बाद में पे कर देंगे। ठीक है, तो ये इसने बोला कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी एक ही दिन में जो मनी से रिलेटेड होंगी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? ऐसा क्यों होता है, क्यों हम मनी में मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन को? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखो, कोई भी पर्सन जिसके पास पैसे होंगे वो किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकेगा, है ना। जो भी उसके पास कमोडिटी उसने प्रोडक्ट किए है, प्रोड्यूस की है, वो अपना मनी से एक्सचेंज कर पाएगा। तो जो भी सर्विसेज वो दे रहा है वो भी अपनी मनी से एक्सचेंज कर पाएगा और फिर दूसरा कमोडिटी या दूसरी सर्विस वो इंजॉय कर पाएगा उसी मनी से, है ना। Everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for the things they want। कि जो भी अब उनको चाहिए वो फिर वो पैसे दे के वो चीज़ खरीद सकते हैं। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चर। हम एक शू मैन्युफैक्चर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये शू मैन्युफैक्चर क्या करता है, शूज़ बनाता है और अपने मार्केट में सेल कर देता है। उसको बदले में पैसे मिलते हैं, फिर उस पैसे से वो वीट गेहूँ लेके आता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, उसको पैसे ना मिले तो क्या हो? देखो, ये डिफ़िकल्ट होगा उस शू मैन्युफैक्चर के लिए कि अगर पहले तो वो उसको शूज़ बेचने भी हैं और उसको गेहूँ भी खरीदनी है, तो उसको ऐसा पर्सन देखना होगा जो गेहूँ भी बेच रहा हो और जिसको शूज़ की भी नीड हो, जिसके पास गेहूँ भी हो और शूज़ की उसको ज़रूरत हो, तभी तो वो खरीदेगा। अदरवाइज़ वो खरीदेगा ही नहीं ना शूज़, है ना। He would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy shoes in exchange। कि ना सिर्फ वो wheat बेचना चाहता हो बल्कि वो shoes खरीदना भी चाहता हो। ऐसे फार्मर की उसको ज़रूरत है। और ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं जहाँ पे दोनों ही जो पर्सन होते हैं उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और ऐसा अगर कोई भी चांस होता है तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसको बोला जाता है, जहाँ पे बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी। कि एक दूसरे की कमोडिटी को वो सेल एंड बाय करने पे एग्री हो जाए तो उसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली द अदर विश टू बाय। जो भी दूसरा पर्सन सेल करना चाहता हो वो फर्स्ट पर्सन बाय करना चाहता हो। ऐसे कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। एक बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स ही एक्सचेंज की जाती है जहाँ पे मनी का यूज़ नहीं होता। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स ही खरीदी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ख़रीदना होता है वो चीज़ ज़रूर चाहिए होती है लेकिन जिससे ख़रीदना होता है उसको हमारी चीज़ नहीं चाहिए होती है ना। तो फिर वो नहीं ख़रीदेगा और हमें भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना ज़रूरी है बार्टर सिस्टम के अंदर। ठीक है। In contrast, in any economy where money is in use, the money by providing the crucial intermediate step eliminate the need for the double coincidence of want। और अगर बार्टर सिस्टम ना हो, अगर मनी का यूज़ हो वहाँ पे, तो हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत नहीं होगी। हम किसी को भी अपने शूज़ बेच सकते हैं, कोई भी, हमें बस ये चाहिए होता है कि कोई हमारा शूज़ ख़रीदने वाला हो। ठीक है, हमें शूज़ ख़रीदने वाला अगर मिल गया तो हम उससे पैसे लेंगे और पैसे से फिर किसी भी फार्मर से जिसको
शूज़, जिसको शूज़ नहीं भी चाहिए होंगे, उससे भी हम गेहूँ खरीद सकते हैं, है ना। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शूज़ मैन्युफैक्चर टू लुक द फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज़ एट द सेम टाइम सेल हिम the wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. बायर देखना होगा उसको शूज़ के लिए, जो कि मनी से एक्सचेंज कर लेगा शूज़. ही कैन परचेज वीट फॉर एनी अदर कमोडिटी, और फिर वो दूसरी कमोडिटी भी खरीद सकता है, वीट भी खरीद सकता है अपने पैसे से, है ना. सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंजिंग प्रोसेस, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का काम करता है एक्सचेंजिंग प्रोसेस में. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. हमने पढ़ा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर. ठीक है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज इज मनी. पहले जब कॉइन्स नहीं थे, जब कॉइन्स का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम मनी के रूप में लेते थे. चाहे वो अर्ली एजेस में हम बोल सकते हैं कि उनको ग्रेन्स भी हम मनी के रूप में लेते थे, कैटल को भी मनी के रूप में लेते थे. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सबको भी मनी के रूप में हम यूज़ करते थे. ठीक है. अब करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी. जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो करेंसी इंक्लूड करता है. पेपर नोट है उसके अंदर और कॉइन्स है. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. इसने बोला कि जैसे पहले हम यूज़ करते थे मनी, किसी भी ग्रेन को या फिर मेटल्स को, तो अब उससे बहुत अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि आज की जो करेंसी है, जो पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो खुद के यूज़ के लिए नहीं होते. ठीक है. उसका हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. पहले गोल्ड सिल्वर को हम और किसी भी यूज़ के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम पेपर नोट्स को, कॉइन्स को अगर गवर्नमेंट आज ही बंद कर दे कि ये नोट नहीं चलेंगे, तो खुद के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते उन नोट्स को, है ना. कॉइन्स को हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए वो खुद के यूज़ के लिए नहीं है, ना ही हम उनको एवरीडे यूज़ कर सकते, ना ही वो प्रीशियस मेटल से बने हैं. ठीक है. तो उनका खुद का कोई भी यूज़ नहीं है. और अगर उनका खुद का कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, करेंसी को, पेपर नोट को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं जब उनका कोई यूज़ ही नहीं है. इसीलिए हम एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़. हम मानते हैं कि मनी एक बेटर वे है एक्सचेंजिंग प्रोसेस का. क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट, जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो उससे अथोराइज्ड होता है. द करेंसी इज़ अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. मेन टॉपिक है ये. क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट से अथोराइज्ड होता है, कंट्री की गवर्नमेंट से. इंडिया के अंदर जो रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पेपर नोट, करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. ठीक है. एज़ पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू करेंसी. और किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को ये करेंसी इशू करने का कोई अधिकार नहीं है. ठीक है. मोर एवर द लॉ लीगलाइज द यूज़ ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया. और एक लॉ ये भी कहता है कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर रुपी में ट्रांजेक्शन्स के लिए मना नहीं कर सकता. ठीक है. अगर वो रुपी में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहा है, तो उस पर वो क्राइम कर रहा है एक तरीके से. ठीक है. ये लीगली रिफ्यूज़ किया जाता है, इसको नहीं लिया जाता है कि कोई भी रिफ्यूज़ कर दे रुपी में. ठीक है. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए रुपी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं. अब आता है डिपॉजिट्स विद बैंक. द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक. दूसरी फॉर्म है डिपॉजिट्स विद बैंक. इसमें क्या होता है, जब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो वर्कर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, उनको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है, मंथ के लास्ट में सैलरी मिलती है. तो जो नेक्स्ट मंथ होता है उसके स्टार्टिंग में उनके पास पैसे होते हैं अच्छे खासे.
तो तब उनको ज़रूरत नहीं होती इतने ज़्यादा पैसे की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कई बार वो बैंक में डिपॉज़िट करवा आते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बैंक से निकलवा लाते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिपॉज़िट्स, और इसको डिमांड डिपॉज़िट्स के नाम से भी जाना जाता है। डिमांड डिपॉज़िट्स क्यों? क्योंकि हम इसको कभी भी अपनी डिमांड पे विथड्रॉ कर सकते हैं, हम बैंक से इनको निकलवा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डिमांड डिपॉज़िट्स, ठीक है। उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही था। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। एक और भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाता है मनी की, जो एक असेंशियल फीचर्स है। हमने कई बार सुना होगा कि चेक्स में हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करता है किसी भी पर्सन के अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, ठीक है। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक है, वो ऐसा एक पेपर रखता है जिससे कोई भी पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसको चेक बोला जाता है। इसमें एक चेक पेमेंट दिखा रखी है, आप देख लेना एनसीईआरटी की बुक में। Thus, we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settlement without the use of cash. अगर हमारे पास बैंक में डिपॉजिट्स हैं और हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम चेक से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर हमें कैश की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा असेंशियल फीचर है मनी का। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment, along with currency, they constitute money in the modern economy. और ये करेंसी के साथ साथ डिमांड डिपॉजिट भी यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको मॉडर्न करेंसी में इंक्लूड किया जाता है। You must remember that the role that bank play here, but for the bank there would be no demand deposit, no payment by checks against the deposits. हमने कहा कि बैंक पेमेंट कर देता है हम जब चेक करते हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, ना ही बैंक के लिए कोई पेमेंट होती है ना। तो बैंक जो है वो क्लोजली लिंक्ड है किससे? करेंसी से और डिपॉजिट से। और ये करेंसी और डिपॉजिट्स दोनों मिलके लिंक है वर्किंग पे, बैंकिंग की वर्किंग पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।